कुसुम जी चिल्लाते हुए रसोई में जाती और रोशनी पर गुस्सा निकालते हुए कहती, बहू शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए और तुम्हारे पिता ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा माँ जी? रोशनी ने डरते हुए कहा। तब कुसुम जी गुस्से में कहती, कौन सा वादा? अच्छा, तुम्हारी तरह तुम्हारे माँ बाप भी शादी करके वादा भूल गए? चलो फोन लगाओ अपने पिता को, तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी याद दिला देती हूँ। पर माँ जी, पिताजी को फोन लगाने की क्या जरूरत? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई, तुम्हारे बाप पर विश्वास कर कर। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी के पहले मुझसे कहा था कि रश्मि की रोशनी हमारी अकेली संतान है, जो मेरा वही सब कुछ उसका है। आप जो जो कहेंगी वो हम आपको देंगे, बस हमारे बच्चे खुश रहें, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी तुम्हारे बाप ने, पर नतीजा क्या हुआ? देने के नाम पर दिया ठेंगा। आज शादी को 6 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक तुम्हारे बाप ने 4 व्हीलर नहीं पहुंचाई। कब देंगे तुम्हारे बाप 4 व्हीलर? माँ जी, आप तो जानती हैं कि शादी के पहले पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया था। अभी वह उस घाटे से बाहर नहीं निकले तो 4 व्हीलर कहाँ से देंगे? पिताजी कभी भी मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते और मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। यदि उनके पास पैसे होते तो वह 4 व्हीलर दिला देते। उन्होंने शादी में भी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया था। तब कुसुम जी चिल्लाते हुए कहती, जब औकात नहीं थी इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की तो शादी क्यों की? और फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तब तो बहुत कह रहे थे तुम्हारे पिता। बहन जी, अभी शादी हो जाने दीजिए, बाद में मैं आपको वह सब दे दूंगा जो कहा था। बाकी का सामान तो छोड़ो, कार तक नहीं दे सके। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। यदि इस बार की दिवाली के तोहफे पर तेरे बाप ने कार नहीं दी तो तू अपने मायके जाकर रहना। अब जा अपने कमरे में और जाकर अपने बाप से बात कर। रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती और अपने हाथ में फोन लेती और अपने पिताजी को जब कॉल करने वाली थी तो रुक जाती। आखिर वह अपने पिता को फोन लगाती तो लगाती कैसे? वह उनकी हालत बहुत अच्छे से जानती थी और इसी सोच में रोशनी कुछ साल पीछे पहुंच जाती, जब रोशनी की उम्र 21 वर्ष की हो गई थी और रोशनी के पिता को रोशनी की शादी की चिंता होने लगी थी। जब भी उसके पिता उसकी शादी की चर्चा चलाते तो रोशनी यह कहती, पिताजी, क्या मैं आप पर इतनी जल्दी बोझ हो गई हूँ जो आप मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं? अरे पगली, कैसी बात कर रही है तू? धीरज जी, रोशनी के पिता ने कहा, बेटियां कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती और तू तो मेरी जान है। तू अच्छे से जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तब रोशनी कहती, इसलिए तो कह रही हूँ पिताजी, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे पगड़ी, धीरज जी फिर कहते, जब बेटी बड़ी हो जाती हैं तो हर बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखना चाहता है और यही सपना तो मेरा है। तो क्या तू अपने बाप का यह सपना पूरा नहीं होने देगी? ठीक है, तो कर लीजिए आप अपना सपना पूरा, रोशनी ने कहा, पर शादी में उस लड़के से करूँगी जो मुझे पसंद आएगा। तेरी मर्जी के खिलाफ मैं तेरी शादी करूँगा भी नहीं। धीरज जी कहते, वाता? रोशनी अपने पिता के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती। रोशनी के पिता धीरज जी रोशनी से वाता करते
और रोशनी मन में सोचती, पिताजी अब मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। बुला लीजिए जितने लड़कों को बुरा ना हो। मुझे देखने के लिए मैं किसी से शादी करने के लिए हाँ कहूँगी ही नहीं, तो आप मेरी शादी करेंगे कैसे? और यही होता तक धीरज जी रोशनी को कई लड़कों से मरवाते, तो रोशनी हर लड़के में कोई न कोई बुराई धूल मना कर देती। किसी की नाक छोटी होती तो बड़ी, किसी में कोई तो किसी की फैमिली पसंद नहीं आती। धीरज जी समझ चुके थे रोशनी शादी करना नहीं चाहती, इसलिए आज जब राहुल रोशनी को देखने आ रहा था तो धीरज जी उसे समझाते, बेटा यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इस तरह मजाक मत करो। आज तुम्हें राहुल देखने आ रहा है तो उससे अच्छे से मिल लेना। रोशनी ने भी कहा, पिताजी आपकी बेटी परी की तरह सुंदर है और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी नमूने से शादी कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और जब रोशनी राहुल से मिलती तो देखती रह जाती और पहली नज़र में राहुल उसे पसंद आ जाता और रोशनी राहुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। जिसे सुन रोशनी के पिता धीरज जी बहुत खुश थे और वह रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। राहुल के परिवार वाले भी यही बात बहुत अच्छे से जानते थे कि धीरज जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वह शादी में बिना मांगे बहुत कुछ देंगे, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखते और दूसरे दिन दोनों की सगाई करती जाती। और जब बात होती शादी की तो पंडित जी 6 महीने बाद का मुहूर्त निकालते। इस बीच राहुल और रोशनी में फोन पर बातचीत होने लगी। दोनों आपस में मिलने जुलने लगे और उसी बीच धीरज जी को बिजनेस में लॉस होता, जिससे धीरज जी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। और जब राहुल के परिवार को इस बारे में पता चलता तो सहानुभूति बताने वही चले आते, लेकिन जब उन्हें लगता कि धीरज जी उनकी पसंद की शादी करने में असमर्थ हैं तो वही शादी करने से मना करते। पर धीरज जी उन्हें विश्वास दिलाते कि शादी वैसी होगी जैसे वही चाहते थे, बस आप शादी से मना मत कीजिए। शादी बहुत टाइम से छाई हुई है, यदि लास्ट टाइम पर आप मना करेंगे तो बहुत बदनामी होगी। राहुल के परिवार वाले धीरज जी की बात मान जाते, पर शादी उनकी पसंद की नहीं होती। शादी में वह सब चीज़ें भी नहीं मिलती जिसकी वह अपेक्षा किए थे, जिससे वह नाखुश थे। तब धीरज जी ने कहा, मैं धीरे धीरे सब कुछ दे दूंगा और नई कार आपके घर में कुछ महीनों में पहुंच जाएगी। रोशनी जब यह सब कुछ सोच रही थी तभी उसका फ़ोन बजता। फ़ोन उसकी ननंद छवि का था। छवि रोशनी की आवाज़ सुन समझ जाती वह परेशान है और जब वह उसकी परेशानी का कारण पूछती तो रोशनी उसे सब कुछ बता देती। तब छवि कहती, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और दूसरे दिन छवि रोते हुए अपने मायके अपनी बेटी के साथ आती। अपनी बेटी को रोता हुआ देख कुसुम जी पूछती, हाय मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? तब छवि कहती, माँ मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? कुसुम जी ने गुस्से से कहा, तेरी सास तुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है, वो भी इस हालत में जब तू 5 महीने की गर्भवती है? हाँ माँ यही तो वजह है, मेरी सास कह रही थी जा इस घर बार अपनी दूसरी संतान को जन्म अपने मायके में देना और यदि बेटी हुई तो वहीं रुक जाना, यहाँ आने की जरूरत नहीं। और कहा, पहले से बेटी है
और ऊपर से दूसरी बेटी हो गई तो कौन झेलेगा इनका बोझ। पहले पराव रिखाओ और फिर शादी के लिए दहेज जोड़ो। जिंदगी भर क्या मेरा बेटा इनके लिए ही कमाता रहे। ए तू क्या कह रही है। बेटी अचानक से समधन जी को क्या हो गया। वो तो बेटी को लक्ष्मी कहती थी और हमसे भी तो उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा, तो आज इस तरह अचानक उन्हें क्या हो गया। तू जरा फोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। अब जमाना बदल गया है, अब बेटियाँ बोझ नहीं होती। और आज के टाइम में कौन दहेज मांगता है भला। यदि माँ आज के टाइम में कोई दहेज नहीं मांगता तो भाभी से आप काल क्यों मांग रही हैं। माँ आप मेरी सास को क्या समझाएंगी जब अभी तक आपने ही अपनी सोच नहीं बदली। यदि बेटी लक्ष्मी होती है तो आप अपने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर कर रही हैं। वही किसी की बेटी है और वही आपकी बहू। बेटियां तो जन्म से ही पराई होती हैं, पर बहू तो अपने घर अपने ससुराल में अच्छी रखती हैं ना। जब आप अपनी बेटी को मायके में नहीं देख सकती तो भाभी को उनके मायके क्यों भेज रही हैं। इतना सुन कुसुम जी को अपनी गलती का एहसास होता और वह रोशनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहती, अरे मैं तो भूल गई थी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। लोग दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी को घर बुलाते हैं और मैं तुझे घर से बाहर कर रही थी। बेटी तू अपने पिताजी से फोन पर कहते कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, वह तुझे और राहुल को सिर्फ अपना आशीर्वाद दें। तभी छवि कहती, भाभी मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मतलब। कुसुम जी ने आश्चर्य से पूछा। माँ यही नाटक था। मेरी सास ने मुझे घर से नहीं निकाला और आप तो जानते हैं वह गुड़िया से कितना प्यार करती हैं, और उन्होंने तो अभी से आने वाले नन्हे मेहमान के कपड़े बनाना शुरू कर दिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बेटी हो या बेटा। मेरी सास बिल्कुल नहीं बदली माँ। मुझे यह नाटक करना पड़ा आपको बताने के लिए। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला इसलिए। तुझे क्या लगता है तू सॉरी बोलेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। बिल्कुल नहीं। अरे माफ तो जब करूंगी जब तूने कोई गलती की हो, और शायद मुझे समझाने का इससे अच्छा कोई और रास्ता था ही नहीं। कुसुम जी कहती, अब मैं अपनी बेटी के साथ इस घर में खुशी से रहूंगी। रहो, वहाँ मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही हैं। कहते हुए छवि अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती और सबके चेहरे पर मुस्कान होती। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।